A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल पावर ब्रिटेन वेरियस एक्ट के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अगर हम इसमें आगे चलें तो ये टॉपिक आपको सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी तीनों में ही मदद करेगा। अब इसमें अब तक हुआ क्या है, हमें हिस्ट्री को थोड़ा रिवाइज करते हैं। मुगल की सल्तनत थी औरंगजेब तक के टाइम में, वो टूट गई और वो टूट के इन हिस्सों में बढ़ गई, बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सब में। इसके मीनवाइल पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच आए थे। इंग्लिश ने उठा के इन तीनों को बाहर फेंक दिया, पुर्तगाली, डच और फ्रेंच को। उसके बाद हिंदुस्तान की जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको जीत लिया। जीतने के बाद अब कहानी आती है ब्रिटेन की क्वीन की। ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक रूल कर रही थी, बट अब ब्रिटेन रूल करेगा। अब कहानी में ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ बचा। अब इन दोनों के बीच में कैसे टसल चलेगी उसकी कहानी हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं। अब शुरू करेंगे पहले हम ब्रिटेन ने इसको ओवर रूल कैसे किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटेन को यह बात समझ में आ रही थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी रियासतें जीत रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी इंग्लिश ऑफिसर्स हैं ये बहुत ज्यादा रिच होकर आ रहे हैं वापस। इनकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। अगर मान लो 30,000 रुपए कमा रहे हैं तो ये कम से कम महीने का 50,000 रुपए ऊपर से कमा रहे हैं, तो करीबन 80,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो रहा है? ये इसका मतलब ये सब के सब करप्ट है। तो इन्होंने एक बात डिसाइड की, हम यहां पर एक काम करेंगे कि ब्रिटेन के ऊपर धीरे धीरे अपना, सॉरी मैं कह रहा हूं ब्रिटेन के ऊपर, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ा थोड़ा ओवरटेक करना शुरू करेंगे। कैसे? सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, इसके अंदर इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी डिवाइड कर दी, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर एक रूल बुक भी बना दी, जैसे आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, एक किताब के अंदर लिखा हुआ होता है, वैसे ही एक रूल ऑफ बुक बना दी कि इसको फॉलो करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, अपने मन से नहीं चलना। और ये सारी बात लेकर आए वो 1773 के एक्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया, वो था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इसमें क्या हुआ, जरा ये वाला चार्ट देखें आप। जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट रखी वो रखी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके नीचे आएंगे दो लोग, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। इस गवर्नर जनरल के अंदर एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें है 4 सीटें, 1 2 3 4। इन चारों का काम है मदद करना गवर्नर जनरल की हिंदुस्तान को चलाने में। इसके साथ क्या चीज बनी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पोस्ट बनाई उसने, और उसने 3 जजेस बनाया उसके अंदर। और ये सीट कहां बैठी? कलकत्ता के अंदर। फाउंडेशन ईयर क्या था? 1774। एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था कि जो भी काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर रहा है, आई मीन सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बना के हमें बताओ। यहां से अगर हम आगे चलें तो अगला एक्ट आता है पेट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या होता है? ईस्ट इंडिया के काम को डिवाइड कर दिया जाता है अगेन। कैसे डिवाइड कर दिया जाता है? अब तक आपने देखा था कि बॉम्बे और मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ रखे हैं, पर जो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया और बोला कि कॉमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे और पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेंगे। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कॉमर्शियल फंक्शन को संभाल रहा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यूपीएससी की जो पहली अपील होती है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसको खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के अंदर कॉमर्शियल फंक्शन कौन संभाल रहा है? वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और पॉलिटिकल फंक्शन कौन संभाल रहा है? वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब आते हैं 1793 में। थोड़ा ये जो इंडियन रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ना टैक्स से, ट्रेडिंग से, उससे ये अब ये जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनकी सैलरी दी जाएगी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम आगे चलें तो अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 के ऊपर। इसमें बात ये कही कि जो टी ट्रेड है और जो चाइनीज ट्रेड है वही सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, और इनके लिए आगे एक लीज 20 साल के लिए आगे बना दी जाएगी। और 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी अब हिंदुस्तानियों के एजुकेशन पे खर्च करेगी। एजुकेशन मतलब क्या था? जो वेस्टर्न कल्चर है उसको वो पढ़ाएगी। इनका मतलब ये था। आगे चलते हैं। अब इसमें आता है चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन और बढ़ जाता है। मतलब जरा इस वाले मैप को देखो आप, मतलब फ्लो चार्ट को देखो आप, तो आपको ध्यान होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक पोस्ट थी, उसको तोड़ के कर दिया इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
जो फोर्थ पोस्ट थी ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसमें एक मेंबर ला दिया लॉ मेंबर। ये कानून देखेगा कि कानून कैसे चल रहा है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है। और बाकी वो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास वाला सीन था वो अभी भी वैसा ही है कि वो इसके अंडर काम कर रहे हैं। इसमें जो एक बात और थी कि जो यूरोपियन थे वो हिंदुस्तान माइग्रेट कर सकते थे, प्लस हिंदुस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे। अब इसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। फिर आया चार्टर एक्ट 1853। अब जरा इस एक्ट के बारे में ध्यान से सुनो। 1853 के बाद तुरंत आएगा 1857 का रिवोल्ट। और आप 1853 में देखोगे कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटेन को काफी कॉन्फिडेंस है। कैसे? लीज ऑफ जो कंपनी है वो एक्सटेंड कर दी गई इनडेफिनेटली, मतलब जब तक आप पार्लियामेंट ये नहीं डिसाइड करती कि कंपनी की लीज खत्म करनी चाहिए तब तक लीज खत्म नहीं की जाएगी। उसके बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ओपन कर दिया गया। जो लॉ मेंबर था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसे परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अब मतलब उसका कोई टर्म नहीं है 5 साल 6 साल 8 साल, ये अब हमेशा ही रहेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर ला दिए गए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वीटो पावर दे दी गई। अब देखिए इसमें अगर फ्लो चार्ट में दोबारा समझे तो मैंने क्या कहा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसमें पहले 4 मेंबर थे, अब इसमें आ गए 6 मेंबर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चौथा मेंबर था उसे परमानेंट मेंबर बना दिया गया। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ताकत है वीटो करने की, मतलब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई कानून बनाती है तो इसको खारिज किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। अब आगे चलते हैं। अब तक आप देख चुके हैं कि 1853 एक्ट में क्या हुआ। आपने देखा कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। पर 1857 में जब ये रिवॉल्ट हो जाता है तो ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है और सारी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी की उठ के ब्रिटेन के पास आ जाती है। और अब सारा जो रूल होगा शासन होगा वो ब्रिटेन के नाम पर होगा। समझते हैं क्या हो रहा है। ब्रिटेन को ये बात समझ में आ गई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं दोबारा एक बार रिवोल्ट और होगा और इस बार हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे 1857 जैसे रिवोल्ट को। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए 1858 में और इसको नाम दिया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर ब्रिटेन को पार्लियामेंट को आई मीन ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा ताकत दी जो लंदन में बैठी हुई है। और बीओसी एंड सीओडी को एबॉलिश कर दिया। बीओसी सीओडी क्या था जरा मैं ध्यान दिलाता हूं आपको। ये पेट्स इंडिया एक्ट आपको याद होगा 1784 मैंने बात किया था। उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर कॉमर्शियल फंक्शन पॉलिटिकल फंक्शन आता था, ये अब एबॉलिश कर दिए गए। अब ये नहीं है। जरा ये वाला डायग्राम देखो आपको समझ जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म, सीधे अब पोस्ट बना दी गई है सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ फॉर इंडिया क्या काम करता है? सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना वहां पर बैठता है और वो इंडिया का स्टेटस बताता रहता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट पे। ये जो इंसान है ये ब्रिटिश ही है। ये वो बताता रहता है कि जो ब्रिटेन ने पॉलिसी बनाई है बैठ के वहां पर लंदन में वो कैसी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। यहां तक की बात उन्हें समझ में आ गई। अब इसमें एक बात और थी। वो बात क्या थी कि यहाँ पर एक नई पोस्ट बनाई जाएगी, उसका नाम होगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन होता है? वो गवर्नर जनरल जो आपने पोस्ट देखी थी ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको काट के दूसरी पोस्ट बना दी गई वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्योंकि ये अब वो समय था 1858 की ब्रिटेन के पास अब सारी रियासत थी, अवध, बंगाल, मराठा, सब पूरा हिंदुस्तान, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा अब ब्रिटेन के हाथ में था। यहां से अगर हम आगे चलें तो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में क्या होता है कि अब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ थी? वो सेंटर में थी। अब उसको उठा के हमने बाकी जो प्रोविंशियल हैं जैसे बंगाल, पंजाब, गवर्नर ऑफ बॉम्बे या मद्रास, इन सबको भी दे दिया कि आप अपने कानून खुद बनाओ अब, और सेंटर अपने कानून खुद बनाएगा। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई थी। अब इसके बाद था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 में क्या हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम लाए गए। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते थे इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट इसमें एक बात ध्यान रखी गई, जो ऑफिशियल मेजोरिटी होती थी इस इलेक्शन में वो हमेशा अंग्रेजों की होती थी। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब अगर 60 सीटें हैं तो 60 में से 10 सीटें हिंदुस्तानियों की होंगी और बाकी 50 सीटें अंग्रेजों की होंगी। ये सीन था। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये फर्स्ट वो बॉम्ब है जब उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई कि हम हिंदुस्तान को तोड़ के मरोड़ के जीत सकते हैं और यही तरीका है हिंदुस्तान को रूल करने का।
इसमें फिर वही बात हुई कि अगर मान लो 60 सीट है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ सीटें ब्रिटिश रखेगा, मतलब अराउंड 30 सीटें ब्रिटिश रखेगा, 20 सीटें वो हिंदुस्तानियों को दे देगा। और उस 20 सीटों में भी क्या करा, रिजर्वेशन कर दिया, मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, ये सब ऐसे डिवाइड कर दिया। अब जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को सीटें दी गई, वैसे ही एक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें 7 मेंबर थे इस वक्त, उसको इसके अंदर एसपी सिन्हा जो इंडियन है, उनको पहला इंडियन बनाया गया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बन सके। आगे चलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1990, इसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके अंदर क्या हुआ, ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसे आपने सुना भी बहुत होगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। इसके अंदर रीजन क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, वो हटा दी गई। क्या कर दिया गया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस और लोअर हाउस क्या होता है, वो आज की पार्लियामेंट की तरह होता है, जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा, उसमें भी इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और उसमें एक ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट है, डेरार्की। डेरार्की है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, मतलब इन पे कानून बनाया जा सकता है। क्या है ये डेरार्की, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, वो हम अपनी आने वाली वीडियोज में देखेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर बस आपको ये ताकत दी गई है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया, अपर हाउस लोअर हाउस को बना दिया गया। प्रोविंसेस जो हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे आज की तारीख में हम यूपी कहते हैं, या सेंट्रल प्रोविंसेस जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं, उनके अंदर ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट ला दिए गए। आगे चलें इसमें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, ये आज का जो हिंदुस्तान का कानून का स्ट्रक्चर है ना, वो है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। तो इसके लिए पहले कहा गया ऑल इंडिया फेडरेशन, इसको नाम दिया। इसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को डिवाइड किया गया। इसके अंदर सब्जेक्ट्स लाए गए, जैसे थे फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड प्रोविजनल लिस्ट। फेडरल लिस्ट जैसे थी आज की यूनियन लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल दोनों अपने कानून बना सके, कॉमन है ये, आम शब्द में बोले तो कॉमन लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट क्या है, जैसे आज की तारीख में स्टेट लिस्ट होती है, वैसे ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं इसमें। अब आखिरी आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारा हिंदुस्तान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक था, और यहाँ पर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, इस पे पूरा अंग्रेजों का राज था। इसमें पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अब इस हिस्से के टुकड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान एक देश बन जाता है और हिंदुस्तान एक देश बन जाता है, और लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी कहलाई जाती है। तब जब ये लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी हुई, तो जो प्रिंसली स्टेट है, जिन्हें कहा गया कि आप काबिल नहीं है अपनी सरकार को संभालने के लिए, अपने राज्य को संभालने के लिए, उनको अब काबिल मान लिया गया कि हाँ आप काबिल हैं, और आपके ऊपर ये चॉइस है कि आप इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ रहें, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के साथ रहें, या खुद इंडिपेंडेंट रह लें। यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। अब जरा रिवीजन करते हैं ये सारे एक्ट का। ये टोटल 12 एक्ट थे। क्या था ये, 1773 में ब्रिटेन को एहसास हुआ कि इंडिया में करप्शन हो रहा है बाय डूइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो उन्होंने एक कानून बनाया, वो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबसे सुप्रीम बना दिया था। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिवाइड कर दिया गया था, और वो 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड काउंसिल ऑफ डायरेक्टर के अंदर ला दिया गया था। इसके बाद 1813 में क्या हुआ था कि यहाँ से पावर अब डिवाइड होते होते ऐसे हो गई थी कि 1861 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ गए। यहाँ से जब वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ गए, तो यहाँ पर चलते चलते इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया कि टोटल पावर डिसेंट्रलाइज हो जाए, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना दें कि सबसे ऊपर होंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उसके नीचे होगी पार्लियामेंट जिसे हम अपर हाउस और लोअर हाउस कहेंगे, फिर अपर हाउस लोअर हाउस के नीचे होगी हमारी फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट के बाद कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बाद प्रोविंशियल लिस्ट, और इसके अकॉर्डिंग हम कानून बनाया करेंगे। और इस चीज़ को 1935 में वेल डिफाइन कर दिया गया। और जब आज़ादी हुई तो 1947 में जब हमारा कानून बनके तैयार हो रहा था 1950 के अंदर, तो इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लिया गया। ये होता है हमारा कहानी का एंड, इस चैप्टर का एंड। आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पर होती है हमारी वीडियो का एंड। मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा, देखिए ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन कोर्स है, मतलब अगर आप सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ₹1 देना है, वो भी सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि आप डेबिट कार्ड यूज करके
लगेगी आपकी। बाकी आप CDS एफकेट CAPF की तैयारी फ्री में कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिस दिन से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो वहां पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है टॉप विथ प्लस, और आपका सब्सक्रिप्शन कोड आपके पास हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि जैसे आप 1200 रुपए का जब आप जाएंगे तो आपको 1 मंथ का सिलेक्ट करना है। उस 1 मंथ की कॉस्ट होगी 1200। 1200 में जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन। कूपन में जाके आपको डालना है टॉप विद प्लस, और ये जो 1200 रुपए हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0 रुपीज में। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से पे करना है, और पे में आपकी सिर्फ 1 रुपी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी, और आप CDS का प्लस कोर्स ले सकते हैं। कहानी होती है यहाँ पर खत्म। 2 किताबें हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं मगर मेरी वीडियो रोज ही देख रहे हैं। इन 2 किताबों का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, एंड दूसरी किताब का नाम है द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। कहानी इन दोनों किताब में इस तरह से है कि ये किताब आपको अवेयर कराती है आपकी गलतियों के बारे में, और एक जो सक्सेसफुली इंसान बनने के लिए तैयारी की जरूरत होती है उस बारे में बात करती है। ये किताब लिखी गई थी 1986 में। कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उस बारे में बात करता है। फिर सेल्फ कंट्रोल की कई चीजें ऐसी होती हैं, हम पर्सनल इंटरव्यू में अपने आप ही बोलते चले जाते हैं, तो अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं, और हार्ड टाइम में मोटिवेट कैसे करते हैं। जैसे एक OL की होती है लाइवलीनेस, उसकी बात यहाँ करते जाते हैं। फिर सेल्फ एक्सपेंटेंसी, सेल्फ इमेज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड आखिर में सेल्फ प्रोजेक्शन की आपने जो ये सब सीखा है इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। तो अगर आप इसे नोटिस करें पूरी कहानी को, तो ये फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी सब बता देता है आपको। जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आ जाता है। और जब हम आगे चलते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाले या सेल्फ एक्सपेंडिचर, सेल्फ इमेज में, तो आपके सारे फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। एंड लास्ट में बचता है डिटरमिन, करेज एंड स्टैमिना, वो आपका प्रोजेक्शन वाले में और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी इस किताब की। आगे चलते हैं अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये किताब आपको सेक्स प्लस रोमांस प्लस SSB में सारे जितने भी पार्ट होते हैं, टैट, वैट, SRT, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है अपनी लाइफ के थ्रू। कट। अगली किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस किताब में टैट, वैट, SRT, GTO, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है थ्रू हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसमें ये अपनी लव लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस रोमांस प्लस एडवेंचर, इन सब की बात करता है, जिससे ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और इन नॉवल की तरह आप पढ़ सकते हो एक सेटिंग में। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होगा तो #वाशने करके मुझे बताइए, और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।